हेलो स्टूडेंट्स कल हमारा जो टॉपिक था लेसन नंबर 3 का अंतिम टॉपिक प्रजामंडल आंदोलन वह समाप्त हो चुका था। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो अध्याय 4 यानी कि लेसन नंबर 4 से रहेगा, जो विश्व का इतिहास। ठीक है, टॉपिक यानी कि हमारा अध्याय का नाम क्या है, विश्व का इतिहास। और विश्व के इतिहास से हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा आज का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो चुका है, लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 4 से पहला हमारा टॉपिक रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर राष्ट्रवाद शब्द की बात की जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। यानी कि जो राष्ट्रवाद है उसके अंतर्गत क्या होता है, ये एक प्रकार की भावना है जिसमें व्यक्ति की जो उच्चतम निष्ठा होती है, यानी कि व्यक्ति पूर्ण रूप से एक तरीके से किसके प्रति समर्पित हो जाता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाता है। जब ऐसी भावना होती है तो उस भावना को क्या कहा जाएगा, राष्ट्रवाद की भावना भी, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से किसके प्रति समर्पित हो जाता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाता है। अगर अपने बात करें स्वतंत्रता की इच्छा और राष्ट्र बनने की जो सशक्त अभिव्यक्ति थी वो सबसे पहले पूरे विश्व में कहाँ देखी जा सकती है, तो वो कहाँ देखी जा सकती है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। देखो, राष्ट्रवाद की अपने बात करें या स्वतंत्र होने की अभिव्यक्ति की बात करें, अगर ऐसी चीज़ विश्व में सर्वप्रथम कहीं देखने को मिलती है तो वो कहाँ मिलती है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, या वहाँ पर देखी जा सकती है। राज्य की यूरोप में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ होती है। हमारा जो टॉपिक है वो भी क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आपसे ये पूछा जाए विश्व में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द है या राष्ट्र बनने की सशक्त अभिव्यक्ति है या राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है, वो कहाँ देखी जा सकती है विश्व में पहली, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। अगर यूरोप में पूछ ली जाए पहली अभिव्यक्ति कहाँ देखने को मिलती है, तो वो कहाँ मिलती है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ देखी जा सकती है। इस क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को यूरोप में प्रसारित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 की, इसी क्रांति ने क्या किया था, राष्ट्रवाद को यूरोप में प्रसारित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अब अपने बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण रहते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य रूप से 6 कारण हैं। कितने हैं, 6 कारण। तो पहला कारण क्या है, पहला कारण है मध्यम वर्ग का उदय। पहला कारण कौन सा है, मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा कारण क्या है, उदारवादी राष्ट्रवाद। दूसरा कारण कौन सा है, उदारवादी राष्ट्रवाद। तीसरा इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति, यानी कि दोनों क्रांतियों ने ही यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में प्रमुख भूमिका निभाई थी। चौथा कारण है 1815 ईस्वी के बाद का नया रूढ़िवाद। देखो, 1815 ईस्वी के बाद का नया रूढ़िवाद था, वह भी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण रहा था। पांचवा है भाषा और लोक कथाओं का योगदान। भाषा और लोक कथाओं का योगदान। और छठा रहेगा क्रांतिकारी जो कार्य थे। ठीक है, छठा क्या रहेगा, क्रांतिकारी जो कार्य थे वह यूरोप में राष्ट्रवाद की जो उदय के प्रमुख कारण रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला कारण है मध्यम वर्ग का उदय। तो अपने आज इसको समझेंगे भी, इस टॉपिक से क्या तात्पर्य है, मध्यम वर्ग के उदय से। तो यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। तो अगर बात करें भी जमीन का मालिक जो कुलीन वर्ग था वह सबसे प्रभुत्व वाला वर्ग था। कौन सा, कुलीन वर्ग। ये कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, मध्यम वर्ग का उदय। राष्ट्रवाद में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में पहला टॉपिक मध्यम वर्ग का उदय, इसकी बात चल रही है। और उस समय अगर बात की जाए जब यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय चल रहा था, तो उस समय जो जमीन का मालिक था वह कौन सा था, कुलीन वर्ग था। वह सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग भी था। जो कुलीन वर्ग था वह क्या था, सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग, सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था।
जो कुलीन वर्ग था, यूरोप की बात हो रही है। यह वर्ग जनसंख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, जबकि यूरोप की अधिकांश जनसंख्या कृषक थी। अगर देखा जाए जो कुलीन वर्ग था, जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये वर्ग बहुत छोटा था, यानी कि जो कुलीन वर्ग के लोगों की संख्या थी वो बहुत कम थी। लेकिन अगर अपने बात देखें, यूरोप का बहुत बड़ा जो वर्ग था वह कौन सा था? कृषक वर्ग सबसे बड़ा वर्ग था। कौन सा वर्ग? कृषक वर्ग जो था वो जनसंख्या के लिहाज से क्या था? सबसे बड़ा वर्ग था। पश्चिमी यूरोप में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बंटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। देखो, दो भागों में बंटा हुआ था। पश्चिम यूरोप में तो ज़्यादातर ज़मीनें जो थी वो किराएदार और छोटे काश्तकारों के हाथों में होती थी। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप में जो खेती थी वह या तो छोटे किसानों के पास होती थी, छोटे किसानों या काश्तकारों के पास, या किराएदारों के पास होती थी। देखो, कौन सी साइड वाली? जो पश्चिमी यूरोप की खेती थी वह या तो छोटे किसानों के पास या काश्तकारों के पास या किराएदारों के पास होती थी, जबकि पूर्व और मध्य की अगर बात की जाए तो उस पर भूदास खेती करते थे। कौन कौन से क्षेत्रों की? पूर्व और मध्य भाग की बात की जाए यूरोप की, पूर्व व मध्य भाग की अगर बात की जाए यूरोप के, तो यहाँ पर भूदास जो थे वो खेती करते थे। कौन करते थे? भूदास खेती करते थे। यानी कि जो कुलीन वर्ग था उसके जो दास वगैरह थे, जो भूमि से संबंधित कार्य करते थे, वह मध्य और पूर्वी जो यूरोप था वहाँ पर खेती का कार्य किया करते थे। पश्चिम और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों के उदय से एक नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आता है। देखो बच्चों, क्या हुआ? पश्चिम और मध्य यूरोप की अगर बात की जाए, कौन कौन से? पश्चिम और मध्य यूरोप की, पश्चिम व मध्य यूरोप की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो औद्योगिक इकाइयाँ बढ़ गई थी। क्या हुआ? औद्योगिक इकाइयाँ बढ़ी, औद्योगिक इकाइयाँ बढ़ी। इससे क्या हुआ? एक नया वर्ग उभर कर सामने आया, और वर्ग वो कौन सा था? मध्यम वर्ग था। कहाँ से निकल कर आया ये वर्ग? तो यूरोप के पश्चिम व मध्य भाग से, जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से ये बना हुआ था। यानी कि श्रमिक, उद्योगपति और व्यापारी तीनों इसमें शामिल थे। कौन कौन? श्रमिक, उद्योगपति व व्यापारी, ये तीनों ही किससे संबंधित थे? इस मध्यम वर्ग से संबंधित थे। इन वर्गों ने कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय एकता के विचार अधिक लोकप्रिय होते हैं। देखो क्या हुआ, ये जो तीनों वर्ग थे, श्रमिक, उद्योगपति व व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने क्या किया? जो कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार थे उनको समाप्त करने के लिए जो आंदोलन वगैरह थे, विद्रोह वगैरह था, वो किया था, और ये निम्न वर्ग को आगे लेकर आना चाहते थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में, जो पहला टॉपिक मध्यम वर्ग का उदय है वह कंप्लीट हो चुका है। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।